जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। ठंडी का मौसम है और अपने घर में आप रजाई के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, इतना हमें उम्मीद है आपसे। और आज हम लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं, उनके लिए बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है 22 फरवरी को। आप लोग जानते ही हैं अच्छे से। तो ये है बच्चों गद्य साहित्य का इतिहास है। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो विद्या क्वेश्चन बैंक या और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लेकर खरीद पढ़ पा रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़े और यहाँ से आपको मैटर थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम तक चीजें इतना मिल जाएंगे कि आप बहुत अच्छे से मैक्सिमम कर पाएंगे। जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, मैक्सिमम बच्चों में शेयर करने का प्रयास करें। तो आज आइए इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये जो आप देख ही रहे हैं जो मोटे और काले अक्षर में है ना, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये हमने 20 आंसर आपके लिए लिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बस दोहराते रहिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं साथ में और थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन होता रहेगा। ये थोड़ा पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ये हार्ड है। तो थोड़ा सा पहले बड़ा कर दें। जो भी हमारे बच्चे हैं, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को कह रहा है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। जो बहुत पहले के जो प्रयोग हैं, जो हिंदी का गद्य है, गद्य मतलब जो कहानी लिखा जाता है, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, इस समय गद्य होता है। और जिसमें कविता होती है उसको पद्य कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो गद्य है वो पहले किस भाषा में मिलते थे या किस भाषा में रहा करते थे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थानी और ब्रज भाषा में हुआ करता था। किस भाषा में? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। ये बात दिमाग में बिठाई देगा। जो प्राचीन प्रयोग था गद्य, अब हिंदी गद्य में जो बहुत पहले पहले प्रयोग था वो राजस्थानी भाषा रहा करती थी और साथ में ब्रज भाषा भी हुआ करता था। अब देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर खड़ी बोली भी लिखा हुआ है ना। तो खड़ी बोली जो प्रिय प्रवास है हमारे हरिओद जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का प्रिय प्रवास है, ये पहली महाकाव्य है बच्चों खड़ी बोली का। तो आपका का आंसर सही है। अब दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से कब प्रारंभ होता है। जो गद्य साहित्य लिखा जा रहा है वो मेन वास्तव में कब से कब प्रारंभ हो रहा है। तो ये 1850 से प्रारंभ होना शुरू हो गया। ऐसा मतलब थोड़ा सा अंतर, अलग अलग लेखक जो है बच्चों, अलग अलग विद्वान हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मानते हैं। अब ये रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं कि 1850 से 65 से, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जब जन्म हुआ था 1850 में हुआ था। तो उनके पहले कुछ और कवि रहे होंगे, तो शुरुआत वहां से हो गई। देखिए आरंभ लिखा हुआ है बच्चों, आरंभ कब से हुई तो ये, लेकिन अब ये बहुत बढ़ चढ़ के कब हुआ, तो ये भारतेंदु युग के समय पर हुआ। जब ये 1850 में तो इनका जन्म हुआ भारतेंदु जी का, तो 1868 लगभग रख लीजिए। तो ये यहाँ से मैक्सिमम यहाँ पर जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, पत्रिकाएं, ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में लिखी जाने लगी। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। ऐसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, और हो सकता है कि 2-5 क्वेश्चन आपको इसी एक वीडियो से मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बच्चों। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा ही है आंसर। द्विवेदी युग के तो नहीं है, क्योंकि श्रीधर पाठक आप जानते होंगे, श्रीधर पाठक हो गए, रामेश्वर शुक्लांचल, ये सब हो गए द्विवेदी युग के, मैथिली शरण गुप्त हो गए द्विवेदी युग के। लेकिन भारतेंदु युग के बच्चों प्रताप नारायण मिश्र हैं, और साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ही, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, है ना, और अंबिका दत्त व्यास हैं, राधा कृष्ण राय हैं, राधा कृष्ण दास हैं। इस तरह से बहुत सारे आपको प्रेमघन चौधरी, प्रेमघन है एक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भी हैं आपके क्या भारतीय युग के कवि हैं। और कई कवि हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेंट जाने रहिए कि भारतेंदु हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए, और राधा कृष्ण दास हो गए, और ठाकुर जगमोहन हो गए। ये सारे भारतेंदु के कवि हैं।
अब आप कॉपी में जो हम बोल रहे हैं बच्चों उसको आप लिखना चाहे तो ऐसे आंसर, जैसे ये वाला आंसर क्वेश्चन लिख के और ये लिख दीजिए, और साथ में और लेखक जो हम बोले उसको भी लिख लीजिए फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी करके लिख लीजिए, उसी को दोहराते रहिएगा। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से अवश्य मिलेगा। अब आ जाता है आपका शुक्ल युग। तो शुक्ल युग में अब यहाँ संबंधित मिलेगा, शुक्ल युग से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए चौथे नंबर पे क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग सबसे पहले तो काला अवधि ही पूछता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन से युग का समय कब से कब तक है, भारतीय युग का कब से कब तक है। तो कुछ कुछ अलग अलग विद्वानों का अलग अलग थोड़ा थोड़ा मत है, लेकिन जो सर्वमान्य है ज्यादातर बच्चों रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो उन्होंने भारतीय युग को माना है क्या 1868 से 1893 तक। भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग आ गया है 1893 से 1918 तक। इस तरह से ऐसे उन्होंने डिवाइड किया है। 1919 से 1938 तक आपका शुक्ल युग आ गया। भारतीय युग के बाद शुक्ल युग, द्विवेदी युग के बाद भारतीय युग के बाद क्या कहते हैं द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग। तो इस तरह से तो अब आप देख ही रहे हैं। और ये 1850 से 1900 तो बहुत सारे लोग मानते हैं क्या भारतीय युग, क्योंकि 1850 में भारतीय जी का जन्म हुआ था। तो कुछ लोग यही मानते, कुछ लोग 1865 मानते हैं, कुछ लोग 1868 से 1900 मानते हैं। और फिर उसके बाद द्विवेदी कुछ लोग 1900 से 1920 भी मानते हैं, उसे 1920 या 1918 द्विवेदी युग मान लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विद्वान, लेकिन आपको ज्यादातर ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सर्वमान है। अब देखिए 5 नंबर पर शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो जो शुक्ल युग के जो सशक्त बहुत मजबूत आलोचक थे, तो हमने आपको बताया बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, क्षमा करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चलिए यहाँ पर देखिए ये सब आपके भारतीय युग के हैं। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास अभी हमने जिक्र किया है, रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल युग के आ जाते हैं। देखिए इनके नाम से भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र या शुक्ल युग के निम्न में से कौन कवि हैं, या रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं। तो आप देखिए यहाँ पर शुक्ल लिखा हुआ है ना बच्चों, तो आप लगा सकते हैं शुक्ल युग के कवि हैं। अब देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए आप थोड़ा सा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसको हमने बहुत अच्छे से करवा दिया है बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास कई वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया है आपको। आप वहां पर जाएं और प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और सब एक एक करके थोड़ा फास्ट मोड करके बच्चों देख लीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुव स्वामी आपका जयशंकर प्रसाद का है ना। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, आंसू, झरना, लहर, करुणालय, ये सब जयशंकर प्रसाद का है। अब क्या भूलूं, क्या याद करूं, उपन्यास विधा है? नहीं भैया, ये उपन्यास विधा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मकथा है। और किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है, बच्चन साहब का है ना। गोदान के लेखक प्रेमचंद है, ये एकदम आपका सही है। क्या सही आंसर आपका ये है? ठीक। अब देखिए मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास हैं? नहीं, ये गलत है ना। मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास नहीं है। चलिए अब शुक्ल युग के यहाँ पर देखिए, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, मतलब शुक्ल युग में प्रमुख जो इतिहासकार थे वहां पर अभी आपने देखा शुक्ल युग के प्रमुख प्रसिद्ध कौन आलोचक, तो रामचंद्र शुक्ल को आपने पाया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमुख इतिहासकार में, तो इतिहासकार में बाबू गुलाब राय आते हैं बच्चों। ठलुआ कलब हो गया, मेरी असफलताएं, इनका उपन्यास है बाबू गुलाब राय का। तो आप याद रखिएगा बाबू गुलाब राय, ठलुआ कलब और मेरी क्या कहते हैं, मेरी असफलताएं। चलिए अब देखते हैं निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है, मतलब शुक्ल युग में किसने नाटक लिखा है। नाटक की बात हो रही है बच्चों। तो अब वैसे नाटक तो यहाँ पर जितने हैं सब एक दो नाटक कुछ ना कुछ लिखे ही होंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से नाटक पर ही ज्यादा ध्यान दिए शुक्ल युग में, वो हरि कृष्ण प्रेमी थे बच्चों। कौन थे? हरि कृष्ण प्रेमी। अब आइए अब यहाँ पर देखिए धर्मवीर भारती भी हैं।
ठेले पर हिमालय आपका है नहीं, धर्मवीर भारती का। चलिए ध्रुव स्वामिनी, देखिए अब आ भी गया, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, जय ध्रुव स्वामिनी नाटक। एक और क्वेश्चन है इसमें छिपा है बच्चों कि कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे नाटक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि ध्रुव स्वामिनी कौन सी विधा है, तो ये नाटक विधा है। अब ये किसका है, तो जयशंकर प्रकाश का है ना। ये आपके मोहन राकेश आ जाते हैं, इन्होंने लिखा है अंधा कुआं। और ये विष्णु प्रभाकर है, हरिश्चंद्र उपन्यास क्या कहते हैं, जीवनी लिखे हैं शरद चट्टोपाध्याय का। आवारा मसीहा याद कीजिए, पढ़े होंगे आप। अब देखिए गोदान किस युग का उपन्यास है, चूंकि शुक्ल युग के हैं इनका। प्रेमचंद जी का 1880 में जन्म ही होता है, ये शुक्ल युग में आ जाते हैं, तो इसलिए गोदान किस युग का उपन्यास है बच्चों, तो ये शुक्ल युग का है। अब देखिए महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। अब इसमें निबंध पूछ रहे हैं बच्चों, तो ये निबंध बच्चों छड़दा है इनका, महादेवी वर्मा का छड़दा, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का क्या है, छड़दा है। और कौन सी विधा है, निबंध विधा है। हंस भी पत्रिका है, ये देखिए हंस पत्रिका है। कादम्बिनी पत्रिका है प्रेमघन का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का कादम्बनी पत्रिका है। और प्रेमचंद का हंस पत्रिका है। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा, ये देखिए आ भी गया क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए संपादित पत्रिकाएं, तो मर्यादा और हंस भी पत्रिका, मर्यादा भी इन्हीं का है। छाया प्रभा सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सरस्वती। तो अब आगे बढ़ते हैं। राय कृष्णदास, देखिए राय कृष्णदास आ गए आपके। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे, क्या थे, मतलब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो राय कृष्णदास थे ये क्या थे, निबंधकार थे, गीतकार थे। तो आप बच्चों याद रखिएगा ये गद्य गीतकार थे। क्या, गद्य गीतकार थे। देखिए कंकाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिए बच्चों। कंकाल, कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, है ना। आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, कंकाल, ये सब इन्हीं का है। कामायनी तो इनका प्रसिद्ध है, जानते ही हैं आप, जयशंकर प्रसाद का कामायनी। अब देखिए हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन से हैं, तो देखिए साहित्य के मतलब साहित्य देवता, या साहित्य अवलोकन, या फिर साधना के पथ पर। तो ये साधना के पथ पर इनका हरिभाऊ द्वारा रचित निबंध है। अब ये भी ध्यान दीजिए बच्चों, ये साधना के पथ पर है क्या, तो ये निबंध विधा है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये साधना के पथ पर क्या है, तो ये निबंध विधा है। ध्रुव स्वामिनी आपने देखा, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का है। अब देखिए मेरा परिवार किसका है, तो बच्चों मेरा परिवार ये रेखा चित्र है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है। अब ये पूछ लेगा कि मेरा परिवार कौन सी विधा है, आप बताएंगे रेखा चित्र है। और किसकी कृति है, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा की है। चलिए प्रेम सागर लल्लू लाल का लिखा हुआ है, आपने प्रेमचंद का पढ़ा ही, अभी गोदान, गबन, निर्मला, है ना। हंस पत्रिका, मर्यादा और हंस पत्रिका भी प्रेमचंद जी का आपने देखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बच्चों, रस मीमांसा के लेखक हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बाबू गुलाब राय को अभी हमने आपको बताया कि ठलुआ कला मेरी असफलता इन्हीं का है, बाबू गुलाब राय का ही है। राजश्री किसका है, अभी हमने जिक्र नहीं किया था, ये भी देखिए राजश्री भी आ गया, जयशंकर प्रसाद जी का है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है, देखिए आ भी गया, मेरी असफलताएं, मन की बातें, नई पौध, मेरा जीवन प्रवाह, तो ये मेरी असफलताएं इनका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हैं, तो शुक्ल हमने आपसे कहा था ना कि देखिए अभी क्वेश्चन भी हमने कहा था कि ऐसे भी पूछ सकता है, तो देखिए पूछ भी लिया, तो आप शुक्ल से पकड़ लीजिए, शुक्ल युग के हैं। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा, तो यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही नाम पर पड़ा है बच्चों। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा, है ना। जैसे शुक्ल युग का पूछ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा शुक्ल युग, उसी तरह से द्विवेदी युग पूछ सकता है, तो आप बताएंगे। अब यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और
महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप अब किस पे टिक लगाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ही दे देंगे, लेकिन नहीं, आपको लगाना रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि महावीर है ना, ऐसे याद कर लो, महावीर है इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या द्विवेदी का नामकरण हुआ था। अब ये देखिए सेवा सदन प्रेमचंद का फिर आ गया, सेवा सदन बूढ़ी काकी, इन्हीं की कहानी भी है ना। प्रेमचंद घर में है, इनका जीवनी इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था। और इनके पुत्र, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पुत्र बच्चों अमृत राय ने लिखा था क्या कहते हैं, कलम का सिपाही। जयनेन्द्र का आप देखेंगे कि त्यागपत्र, सुनीता, बहुत सारी हैं, यशपाल, दादा कामरेड, जयशंकर प्रसाद का भी आपने बहुत सारे पढ़े ही। तो आप सेवा सदन किसका है, ये सेवा सदन प्रेमचंद जी का है। चलिए, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे। और हाँ, एक बात और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आप जब नहीं पढ़ेंगे ना, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं पर फोकस करिएगा, कि मतलब नहीं, इसमें से कोई एक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 तो है लेकिन एक नहीं है। तो अब नहीं पर ऐसे गोला कर लीजिएगा ताकि ध्यान में आए, क्योंकि गलत हो जाता है, क्योंकि 3 तो रहेंगे, आपको पता रहेगा, ऊपर से 1 रुपये लगा देंगे। और यहाँ पूछा रहेगा कि कौन नहीं है ना। तो देखिए अब ये शुक्ल युग के कवि कौन नहीं है, आप साफ साफ देख ही रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भारतेंदु युग के कवि हैं, इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग भी पड़ा है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, नामकरण किसके नाम पर हुआ, आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। चिंतामणि के रचयिता कौन है बच्चों? अब ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का, कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये तो ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये चिंतामणि कौन सी विधा है, थोड़ा सा और कठिन करके पूछ लिया, तो आप बताएंगे कि इनका निबंध संग्रह है बच्चों, निबंध संग्रह है, निबंध नहीं है ये चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे निबंध इकट्ठा है, संकलित हैं। चलिए, पंच परमेश्वर यही इन्हीं का है, पंच परमेश्वर। ईदगाह भी इन्हीं का, आप जानते हैं, ईदगाह पंच परमेश्वर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसका मतलब ये है कि जयशंकर, इसमें आप देखिए नहीं पर लगा लीजिएगा बच्चों, ध्यान से नहीं पर गोला लगा दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो आपने अभी पढ़ा है, ये सारी चीजें अभी पढ़ लिया है कि ध्रुव स्वामी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, लहर हो गया, आंसू हो गए, झरना हो गए, कामायनी हो गए, ये सब जयशंकर प्रसाद के हैं। लेकिन लहरों का राजहंस बच्चों इनका नहीं है, ये मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है। चलिए, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये बहुत सुंदर है। देखिए, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, ठीक, अपनी खबर है इनका, उग्र का। लेकिन अब ये कौन सी विधा है, ये भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अपनी खबर कौन सी विधा है। आप बताएंगे अपनी खबर आत्मकथा है। कैसे? यहाँ पर आ है, अपनी में भी आ है और आत्मकथा में भी आ है, तो आप ऐसे भी जोड़ के बता दीजिएगा कि अपनी खबर क्या है, आत्मकथा। लेकिन किसका है यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये बच्चों पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। हरिवंश राय बच्चन को आपने पढ़ा है, ये भी उनका जीवनी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनका है ही, प्लस इनकी आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर। अब देखिए, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन बच्चों तो मथुरा नाथ शुक्ल है। कौन है? ऐसे याद कर लीजिए कि मथुरा नाथ शुक्ल कोई पंडित ब्राह्मण है। पंडित ब्राह्मण क्या पंचांग लिए रहते हैं कि नहीं लिए रहते हैं? पंडित ब्राह्मण जो होते हैं, आप जाएंगे कुछ पत्रा देखने, कुछ कोई चीज, तो पंचांग वो लिए रहते हैं। ऐसे याद करने के लिए कि मथुरा नाथ शुक्ल क्या है, पंडित ब्राह्मण है, इसलिए पंचांग दर्शन कराते हैं। चलिए, हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये क्या है? तो एक आलोचक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि ये क्या है, एक आलोचक है ना। वैसे ये आलोचक ही हैं, और उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, साहित्य भी लिखा है, बहुत सारी चीजों को लिखा है इन्होंने। साहित्यकार कह सकते हैं, उपन्यासकार कह सकते हैं, आलोचक कह सकते हैं। तो यहाँ पर उपन्यास आप लगा लीजिए। अब देखिए, आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद ही हैं बच्चों। आकाशदीप किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। शुक्ल
शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, उपन्यास मतलब शुक्ल युग में तो कई लोग आ जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो ये भारतीय भगवती चरण वर्मा है बच्चों। कौन? भगवती चरण वर्मा है। ये आपका हो गया शुक्ल युग। इतना सारा क्वेश्चन। अब देखिए 33 क्वेश्चन नंबर 33 को शुक्लोत्तर मतलब शुक्ल युग के बाद का जो युग है, शुक्लोत्तर युग। तो अब देखिए भूले बिसरे चित्र किसके हैं? भूले बिसरे चित्र आपको किसके मिलेंगे? भगवती चरण वर्मा के मिलेंगे। भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, है ना, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो ये अब ये सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी दिया कि कौन सी विधा है, पूछ लिया। भूले बिसरे चित्र, तो ये उपन्यास विधा है। अब देखेंगे निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या रही है। अब आपको ये देखना है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा है बच्चों। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो एक्सप्लेन करते हुए हमने समझाया है, आप देख लीजिएगा। गद्य साहित्य का इतिहास करके क्लास 10 वाले बच्चों का। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी आपके विशेषताएं पूछ रहा है। अलग अलग युग की अपनी अपनी विशेषता होगी, जैसे छायावाद की विशेषता होगी, शुक्ल युग की विशेषता होगी, भारतेंद्र युग की विशेषता होगी। तो सबका अलग अलग विशेषता है। यहाँ पर पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग मतलब शुक्ल युग के बाद की विशेषता बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित हो गया था। अब अनुप्राणित अर्थात प्रेरित हो गया था। इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण और विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत था। ये सारी चीजें इसमें सही है बच्चों। तो देखिए आंसर नंबर घ आप देखेंगे तो का और खा दोनों सही बता रहा है। ये दोनों इसमें इसकी विशेषता थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर युग की सीमा, समय सीमा क्या है? ये देखिए समय सीमा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। आपको समय सीमा इंपॉर्टेंट मिलेगा क्योंकि ये चीज थोड़ा सा याद करने में कठिन होता है। आप इसको दोहराते रहिएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको दोहराते रहिएगा और कुछ चीजें कॉपी में फटाफट लिख लीजिएगा जल्दी। तो देखिए शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो 1938 से 1980 तक। अब ये शुक्लोत्तर युग बच्चों थोड़ा सा अलग अलग विद्वान थोड़ा सा अलग अलग भी मानते हैं, है ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 1938 से 1980 तक है, यही आपको ध्यान देना है। 1938 से 1980 शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। अब आगे देखेंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन थे, है ना। आलोचक की बात कर रहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे और उसके बाद में नंद दुलारे वाजपेयी थे। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, ये दोनों क्या थे? मतलब प्रमुख आलोचक में आते थे। आलोचक मतलब ये होता है बच्चों कि किसी के द्वारा लिखी गई या किसी बात पर उसके अच्छे पक्ष और गलत पक्ष और उसका मतलब जैसे जो गलत पक्ष है और अच्छा पक्ष है दोनों पर ध्यान देकर कोई बात कही जाए तो उसी को आलोचक कहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बड़ाई ही करना है या उनकी कमियों को ही सिर्फ बताना है, दोनों बातों को देखना है, कहाँ अच्छाई है कहाँ कमी है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आ गया आपका। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है बच्चों। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामचंद्र शुक्ल आप जानते हैं, यहाँ शुक्ल लिखा है, शुक्लोत्तर युग के हैं। ये सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह निबंध के लिए प्रसिद्ध है। कलम का सिपाही देखिए अभी हमने आपसे कहा था ना कि कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। ये अमृत राय कौन है? ये प्रेमचंद के पुत्र हैं और ये कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है बच्चों। रानी की इतकी की कहानी ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी की इतकी की कहानी लिखे थे कौन? मुंशी इंशाअल्लाह खां। ना सदर मिश्र लिखे थे। नासिकेतो उपाख्यान, ये वैद्यनाथ मिश्र कौन है बच्चों? आप जानते हैं। तो ये प्रयोगवाद प्रगतिवाद के ये नागार्जुन है बच्चों। नागार्जुन को वैद्यनाथ मिश्र भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए 39। प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं, मतलब हिंदी गद्य की प्रमुख विधा जो निबंध है इसके लेखक हैं। निबंध मतलब निबंध लिखे थे ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने निबंध नाम से लिखा था। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। मोहन राकेश आपने अभी पढ़ा है, आधे अधूरे। मोहन राकेश प्रेमचंद को भी पढ़ा है आपने। अभी देखिए ये अर्धनारीश्वर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अर्धनारीश्वर तो आपके विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, ये सही है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा विष्णु प्रभाकर या तो रामधारी सिंह दिनकर,
ये देखिए यहाँ पर अंतिम में रा है ना, अर्धनारीश्वर में, यहाँ पर भी दिनकर में भी अंतिम में रा था रहेगा, और आपको प्रभाकर में भी अंतिम में रा मिलेगा। तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, अर्धनारीश्वर किसका है, प्रभाकर का है या फिर दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर या विष्णु प्रभाकर। अब देखिए शुक्लोत्तर युग, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। शुक्लोत्तर युग प्रमुख, मतलब जो शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख कहानीकार थे, मतलब कौन थे जो कहानी ज्यादा लिखते थे, तो ये देखिए इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, ये शुक्लोत्तर युग के हैं और कहानीकार थे। अब देखिए अथाह सागर के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती हैं बच्चों। अथाह सागर है ना, अथाह सागर जयप्रकाश भारती। तो आज तक हम लेते हैं इतना 42 नंबर क्वेश्चन तक, और अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन से यहां से शुरू करेंगे। एक नजर आप देख लीजिए, देखिए ये आप इतना याद कर लेंगे तो आपका पूरा क्या कहते हैं जितना भी है सब हो जाएगा कंप्लीट। ये देखिए मुझे लगता है लगभग 70, हाँ 71 तक है। देखिए बच्चों, तो ये आपको हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको और भी सब्जेक्ट, आपको सारे विषय पर ध्यान देना है। आप जान रहे हैं कि आपके पास समय जितना भी है गिनती में है, और इस समय को आप एकदम भी एक भी मिनट को इधर उधर जाया नहीं जाने देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर मन लगाएंगे, सारे विषय को बराबर पढ़ते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और वीडियो को लाइक भी करें पसंद आए तो। आपके जरा सा भी काम आए, एक भी नंबर आपको, 2 ही नंबर आपको काम आए तो या अन्य बच्चों में शेयर करने का प्रयास करें। इससे इसका आपको अवश्य फायदा मिलेगा। और आप जुड़े हुए हैं बच्चों लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम यहाँ से आपको क्लास 9 to 12 हिंदी का पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।